Hi students, my name is Rashi Suredia and I welcome you to the official YouTube channel of Law Entrance Preparation by Adda 247. This is your series The Case Files and we are on episode 10. आज हम बात करने वाले हैं आपके चीटिंग के बारे में, जिसको जेनजीज चीटिंग कहते हैं, उसको लॉ में ऑफिशियल टर्म के नाम से जाना जाता है एज अडल्ट्री. आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी सारी अपनी टिप्पणियां दी हैं. मोर देन दैट, उसने ये भी बताया है कि एक जो स्त्री होती है, अ वुमन इज नॉट somebody else's property. The case that I'm talking about is your Joseph Shiny versus Union of India. Let's dive right into it. ये पर्टिकुलर केस बेटा आपके 497 जो आईपीसी का सेक्शन था उसके ऊपर बेस्ड है. एंड क्या कहा गया है सेक्शन में, उस चीज को पढ़ते हैं. Whoever has sexual intercourse, अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, किसके साथ? विद अ पर्सन हु इज एंड whom the offender knows or has reason to believe to be the wife of another man. अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसी इंसान के साथ, ऐसी लड़की के साथ, ऐसी स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है जो शायद किसी की धर्म पत्नी है, या उनके पास ये रीजन है कि वो ये माने कि हाँ यार ये किसी की धर्म पत्नी है, या वो ये जानते हैं कि वो किसी की धर्म पत्नी है, विदाउट द कंसेंट और द कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, उनके पति से एक तरीके से परमिशन ना लेते हुए अगर वो इस तरीके के सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसे ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री माना जाएगा. तो पहली बात तो ये चीटिंग जो आपकी बाइगैमी है उस प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा है. साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ अ मैन. मैन यहाँ पे कौन है? जो हस्बैंड है. अगर आप हस्बैंड के कंसेंट के बिना उनकी वाइफ के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपने अडल्ट्री कमिट करी है. ये कहता था आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन. इसमें मेजर 3 फ्लॉज क्या हैं? यहाँ पे एक स्त्री को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करा गया है ऑफ देयर हस्बैंड्स. क्यों? क्योंकि अगर हस्बैंड ने कंसेंट दे दिया तो क्या आप एक महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं? किसी की पत्नी के साथ विद कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं? तो ये चीज तो हो गई गलत. यहाँ पे वो प्रॉपर्टी तो है नहीं कि हस्बैंड की आज्ञा या ना आज्ञा देना के ऊपर ये चीज डिपेंडेंट होनी चाहिए. अगेन, विमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन. यहाँ पे हमने किसी भी तरीके से एक महिला को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया है. हमने सीधा उस इंसान के ऊपर आरोप लगा दिया अडल्ट्री का जो खुद सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहा है उस लेडी के साथ जो किसी की बीवी है. व्हाट अबाउट दैट लेडी? व्हाट अबाउट दैट वाइफ? हस्बैंड्स कंसेंट शुड लीगलाइज द एक्ट एंटायरली. ये चीज जो है ये कहती है कि अगर हस्बैंड ने मान लो अपना कंसेंट दे दिया तो चीज बढ़िया है, तो चीज लीगल है. तो ये 3 मेजर फ्लॉज थे इस पर्टिकुलर सेक्शन के. आगे बढ़ते हैं. जोसेफ शाइनी, अ नॉन रेजिडेंट इंडियन हु फाइल्ड अ रिट पिटिशन टू चैलेंज अ लॉ दैट रिड्यूस्ड वुमेन टू प्रॉपर्टी. एक महिला को जो एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करा जा रहा था, उसी चीज के अगेंस्ट एक रिट पिटिशन फाइल करी गई आपके जोसेफ शाइनी के द्वारा. अ लॉ दैट हैड स्टूड अनचैलेंज्ड. ये लॉ कभी चैलेंज नहीं हुआ है फॉर ओवर 158 ईयर्स. 158 ईयर्स से यही लॉ चला आ रहा है जो वुमेन को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है. ना ही वो वुमेन को एक तरीके से प्रोसिक्यूट कर रहा है. सारा ब्लेम आपने एक लड़की के ऊपर डाल दिया है. तो इस लॉ को चैलेंज करा गया. आपका जो बेंच था उसमें आपके चीफ जस्टिस जो थे वो थे आपके दीपक मिश्रा. उसके अलावा यू हैड नरिमन जी, खानविलकर जी, चंद्रचूड जी एंड आपकी इंदु मल्होत्रा. 3 पिलर्स ऑफ द अटैक. किन चीजों के ऊपर यहाँ पे बात करी गई थी? आपका आर्टिकल 14 यहाँ पे आ जाता है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है. डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन मेन एंड विमेन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से एक लड़के में और एक लड़की में डिस्क्रिमिनेट करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी. हस्बैंड हेल्ड यूनिलैटरल पावर ओवर वेदर अ क्राइम हैज अकर्ड और नॉट. यहाँ पे पूरा का पूरा पावर एक आदमी के हाथ में दे दिया गया है. जो हस्बैंड है उनके हाथ में दे दिया गया है कि अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो ठीक है, लीगल है फिर ये अडल्ट्री कमिट करना. अगर उन्होंने अलाउ नहीं करा तो ये कानून गलत है, तो ये कानून बन जाएगा, तो ये लॉ है जो इसको आप ब्रेक कर रहे हो. तो यहाँ पे पूरी पावर किसके हाथ में आ गई? आपके एक पति के हाथ में आ गई. फ्रेमवर्क वाज आर्बिट्ररी विद नो रैशनल नेक्सस. इसका स्टेट के किसी ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना संबंध ही नहीं बैठ पा रहा था. उसके अलावा आता है आपका आर्टिकल 15 जो नो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करता है. जो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है डायरेक्टली बार्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ योर सेक्स. सेक्स के बेसिस पे आप किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. पनिश्ड ओनली द मैन. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आदमी को ही पनिशमेंट दी जा रही थी. डिनाइड द वुमेन्स कैपेसिटी फॉर एजेंसी. हमने पूरे तरीके से यहाँ पे इग्नोर ही कर दिया कि भाई क्या वो महिला का इंटेंशन था, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या सोच धारणा थी, उस चीज को हमने बिल्कुल परे रख दिया. हमने सीधा सीधा अपने एक मर्द को जाके रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया है. आर्टिकल 15(3) परमिट्स एफर्मेटिव एक्शन, नो सब्जुडिकेशन. आर्टिकल 21 ऑब्वियसली आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी. स्टेट कैन नॉट
पुलिस कंसेंशुअल अडल्ट इंटीमेसी, इसमें स्टेट का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए कि हु इज हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस विद हूम। स्टेट का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, जिसको जिसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है। राइट टू डिग्निटी, ट्रीटिंग अ वुमन एज प्रॉपर्टी इज इनहेरेंटली डिग्रेडिंग। एक महिला की डिग्निटी के अगेंस्ट है कि आप उनको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर हस्बैंड ने सहमति दे दी तो आप एक महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो ये चीज तो कंप्लीटली गलत हो गई। महिला की इच्छाओं का क्या? राइट टू ऑटोनॉमी, एवरी इंडिविजुअल कंट्रोल्स देयर इंटीमेट चॉइसेस। वो किसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, उनकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी कंप्लीटली उनकी चॉइस होनी चाहिए। सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डिक्लेयर करा गया। इसको आर्किक एंड पेट्रियार्कल बोला गया। एक कॉलोनियल रेमिनेंट है। रेमिनेंट मीन्स बची हुई चीज, दैट हैज रिड्यूस्ड वुमेन टू चैटल। एक तरीके से आपने एक महिला को चैटल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, होली इनकम्पैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये सोच जो है आपके संविधान के साथ अलाइन नहीं करती है। हर कोई इक्वल फुटिंग पे होता है। मैरिज इज अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, नो लॉ में ट्रीट वन पार्टनर एज प्रॉपर्टी। मैरिज जो है बेटा वो आपके दो इक्वल लेवल के लोगों के बीच में होती है। किसी और के कंसेंट से किसी और के ऊपर किसी तरीके का एक्शन करना बिल्कुल अनजस्टिफाइड चीज हो गई है। कंसेंशुअल अडल्ट इंटीमेसी इज विद इन द कोर ऑफ राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21। आप किसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, किसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपका प्रेरोगेटिव है। इसमें स्टेट आपको कुछ नहीं बोल सकती, ना ही कोई और, ना ही आपका पति या पत्नी आपको कुछ बोल सकते हैं। ये प्योरली आपकी चॉइस होनी चाहिए। वाइल अडल्ट्री में बी मॉरली रॉन्ग, भले ही ये मॉरली आपकी सोच के हिसाब से भले ये गलत है, इट कैन नॉट जस्टिफाई क्रिमिनल सैंक्शन ऑन प्राइवेट कंडक्ट। इसके लिए उसको क्राइम की तरह ट्रीट करना गलत चीज हो जाएगी। राइट क्योंकि क्राइम्स क्या होते हैं, जो सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट होते हैं। राइट अब आप किसी के ऊपर चीट कर रहे हो या आप अडल्ट्री कमिट कर रहे हो, तो ये मॉरली डेफिनेटली गलत है, लेकिन क्या इस चीज के लिए क्रिमिनल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये चीज साथ में अलाइन होती हुई दिख नहीं रही है। Right? The law's exclusion of women from prosecution, far from protecting them, denied them equal moral agency. यहाँ पे जो हमने ये पर्टिकुलर क्लॉज लगाया ना कि महिला को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे जो भी पत्नी इन्वॉल्व है अडल्ट्री में, सीधा जो अडल्टरर जिसके साथ वो कर रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको पकड़ लेंगे, ये सोच ही गलत है। ये इक्वल चीज पे नहीं ला रही है महिला को। यहाँ पे भी आपने महिला को परे रख दिया कि हाँ ठीक है, इसका मैटर नहीं करता, इस इंसान ने मेरी वाइफ के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ है तो इस इंसान को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। यहाँ पे जो महिला है हम उसको अगेन एक बैक सीट दे रहे हैं, इक्वल लेवल पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। द कॉन्करिंग ओपिनियन दैट रीरोट प्रिवेसी लॉज, जस्टिस चंद्रचूड's ओपिनियन बिल्ड डायरेक्टली इनटू द लैंडमार्क पुट्टास्वामी जी की जजमेंट, जो बात करती है प्रिवेसी के बारे में। ये प्रिवेसी जो है आपके आर्टिकल 21 का बहुत ही इंट्रिंसिक फीचर है, आपको देखने को मिलता ही मिलता है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज नॉन नेगोशिएबल, आपकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, इस चीज के ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती है, इट इज कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल। विमेन आर नॉट चैटल, अ हस्बैंड कंसेंट एज द ट्रिगर फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी सिग्नल्स दैट द वाइफ आर एक्सटेंशंस ऑफ देयर हस्बैंड की विल। अगर आपके पति ने अग्री कर दिया कि हाँ ठीक है तुम्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है मेरी पत्नी के साथ तो कर लो, तो ये चीज उनको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करनी है जैसी बात हो गई, एंड ये चीज कंप्लीटली गलत है। मैरिज डज नॉट सरेंडर राइट्स, एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनी डज नॉट मीन सरेंडरिंग फंडामेंटल राइट्स। हर कोई जिसकी शादी हो रखी है नहीं हो रखी, चॉइस से सिंगल है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, इन चीजों में कोई देखा नहीं जाता कि आप कौन सी रिलेशंस में हो। एज एन इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। What changed and what didn't, क्या क्या चीजें चेंज हुई। No person can be prosecuted under section 497, it is struck down. Women are legally recognized as autonomous agent, अपनी मर्जी है उनकी, उनको अगर इन्वॉल्व होना है तो वो हो सकती है, नहीं होना नहीं हो सकती, ये कंप्लीटली उनकी चॉइस होनी चाहिए। Privacy of an adult consensual relations is constitutionally protected. किसके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आपके राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। एक 150 ईयर ओल्ड कॉलोनियल इम्पोजिशन को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या चीजें अब भी रहती है। अडल्ट्री रिमेन्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स, यहाँ पे आप पर्सनल लॉज के तहत अगर अडल्ट्री आपका स्पाउस आपके अगेंस्ट कमिट कर रहा है तो आप डिवोर्स के लिए उसको अब भी यूज कर सकते हैं। सिविल सूट्स फॉर डैमेजेस इन मैट्रिमोनियल इनफिडेलिटी रिमेन्स पॉसिबल, अगर किसी तरीके का अडल्ट्री का ऑफेंस है तो उसमें आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट्स कैन कंसिडर इनफिडेलिटी इन मेंटेनेंस, वो इस चीज को मेंटेनेंस और कस्टडी रिलेटेड डिस्प्यूट्स में भी कंसिडर करेंगे कि क्या चीटिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व था या नहीं। मैरिटल
moral vows and moral obligations are untouched. Law addresses the crime and not the conscience. वो आपके कॉन्शियंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि आप क्यों किसी के साथ इन्वॉल्व हुए. लॉ बस ये चीज हटा रहा है कि इस चीज को क्राइम की तरह आपको ने हटा दिया है. लेकिन सिविल केसेस में आप अभी भी अडल्ट्री को यूज करके डिवोर्स ले सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. वाई दिस केस रीरोट, ये इसने रूल्स को वापस क्यों राइट डाउन कर दिया है, क्योंकि इतना पुराना लॉ है, ब्रिटिशर्स के टाइम से जो लॉ चला आ रहा है वो अभी तक चला आ रहा था, एंड इस केस ने वो पूरी चीज बदल दी. साथ ही साथ आपके पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद जब आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा मॉरली फंडामेंटल माना गया व्हेन इट कम्स टू योर राइट ऑफ प्रिवेसी, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला. किसके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो, ये कंप्लीटली आपका बिजनेस है, इसका स्टेट से कुछ लेना देना नहीं हो सकता. तो ये चीजें हो जाती हैं आपकी. अ वुमेन इज नॉट हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो. कोई भी महिला अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, और ये चीज हमारे संविधान ने ही कही है. Joseph Shiny versus Union of India is not merely a case about adultery. It is a declaration that Indian state cannot be a custodian of patriarchy. हम patriarchal norms को follow करने की कस्टडी नहीं दे रहे हैं हमारी स्टेट को, ठीक है. जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, सोच में परिवर्तन आ रहे हैं, हमारा संविधान भी उस तरीके से बदल रहा है, उस तरीके से हम चीज़ों को और ब्रॉडली इंटरप्रेट भी कर रहे हैं. It reaffirms that the constitution, not a colonial custom, not a tradition, not the consent of the husband, is the supreme guarantor of every citizen की डिग्निटी. आपका संविधान डिसाइड करेगा कि आपकी डिग्निटी क्या होगी. ना कोई पति डिसाइड कर सकता है, ना कोई ट्रेडिशन, ना कोई मॉरल वैल्यू. आपके संविधान में जो चीज आपको मिली है एज योर राइट, एज योर फंडामेंटल राइट, आपका अधिकार है, वो चीज एग्जिस्ट करेगी डिस्पाइट एवरीथिंग. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर जोसेफ शाइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने अडल्ट्री के ऊपर बहुत ही विस्तार में बात करी थी एंड ये बताया था कि एक जो विमेन है उसके ऊपर ऑटोनॉमी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू हर सेक्सुअल चॉइसेस. That was all for this particular episode. Thank you so much, everyone. I'll see you in the next one. Bye bye.